हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर हिंदुओं पर हमलों को लेकर मुसीबत में फंसी बांग्लादेश की सरकार 800 पेजों के सबूत संग इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया मामला। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, इधर जैसे ही मामला पहुंचा बांग्लादेश, उधर ढाका में मच गया बवाल। सड़क पर उतरी आर्मी, अवामी लीग के 100 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को सेना ने कर लिया गिरफ्तार। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे दिल्ली में भी कनाडाई दूतावास के बाहर बड़ा ही जोरदार प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़े गए, ब्रैम्पटन मंदिर पर हमले का किया गया बड़ा विरोध। जी हाँ, साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र में कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस, बताएंगे किसने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, एक से एक बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते और मानते कि भारत के दुश्मनों को अब जवाब देने का वक्त आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां हिंदुओं पर हमलों को लेकर मुसीबत में फंस गई है बांग्लादेश की सरकार। 800 पेजों के सबूत संग अंतरराष्ट्रीय कोर्ट पहुंच गया है मामला। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 3 महीने बाद वहां के राजनीतिक हालात अस्थिर नहीं हुए हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और 61 अन्य के खिलाफ नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुख किया है। अवामी लीग के नेता और सिलहट के पूर्व मेयर अनवरुज्जमा चौधरी ने वीडियो संदेश जारी करके कहा कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर क्रूर नरसंहार हुआ है, जिसमें अवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और इसके विभिन्न सहयोगी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, ईसाई, बौद्ध और बांग्लादेश के पुलिस बल को निशाना बनाया गया। इस संबंध में हमने आईसीसी को सभी तथ्य और सबूत सौंप दिए हैं। जी हां, मोहम्मद यूनुस के अलावा जिन आरोपियों में उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और विरोध कर रहे छात्र नेता शामिल है। वीडियो संदेश में अवामी लीग के नेता ने बताया कि उन्होंने आईसीसी को किए शिकायत में करीब 800 पन्नों का डॉक्यूमेंट संलग्न किया है, अटैच किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में 15,000 और भी ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी, जिसकी तैयारी चल रही है, काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा का शिकार व्यक्ति एक एक करके शिकायतें दर्ज कराएंगे। जी हाँ, अब ऐसे में यूनुस सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने की पूरी तैयारी है। बांग्लादेश के यूनुस को भी अब मालूम पड़ जाएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू समुदायों पर हमले करवाना या हमला अगर हो रहा है तो उस पर कोई एक्शन ना लेना कितना महंगा पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इधर 800 पेजों के सबूत संग इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा मामला, तो उधर बांग्लादेश के ढाका में 1000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, जिसमें 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, सड़क पर आर्मी को उतार दी गई है यूनुस सरकार के द्वारा। पूर्व पीएम शेख हसीना अवामी लीग पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रैली से पहले ही बांग्लादेश की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर बांग्लादेश की राजधानी में पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। अवामी लीग की ओर से अपने नेताओं को गलत तरीके से फंसाने, छात्र विंग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की 191 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है सड़क पर। जी हाँ, यानी कि बांग्लादेश की जो हालत है दोस्तों अब ऐसी होती जा रही है कि मानो कि अब ये गर्त में चला जाएगा। शेख हसीना सरकार तक बांग्लादेश ने जो विकास का स्तर देखा है दोस्तों, विकास का दर देखा है, वो अब 4 से 5 गुना स्तर से नीचे चला ही जाएगा। जी हाँ, बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो, लेकिन अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट के बाद क्या यूनुस सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है या फिर हिंदुओं का रक्षक बनना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, बताएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली में कनाडाई दूतावास के बाहर बड़ा ही जोरदार प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़े गए। ब्रैम्पटन मंदिर पर जो हमला हुआ था उसका विरोध किया गया है भारत के दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली स्थित कनाडा उच्चायोग के सामने रविवार को हिंदू और सिख संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद किया गया, जिसमें खालिस्तान समर्थक समूह ने मंदिर के बाहर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन किया था। इस घटना के बाद दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित कनाडाई मिशन के सामने सुरक्षा बढ़ाई गई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की। हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के प्रदर्शनकारी कनाडाई उच्चायोग की ओर से मार्च कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू और सिख एक हैं और भारत अपने मंदिरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा जैसे नारे लगाए। जी हाँ, तो उधर कनाडा में कनाडाई अधिकारियों ने इस हिंसा घटना से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक गिरफ्तारी में इंद्रजीत गोसल का नाम शामिल है, जो सिक्स फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का प्रमुख ऑपरेटिव माना जाता है। एसएफजे संगठन भारत में प्रतिबंधित है और गोसल को हथियार के साथ हमला करने का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में 2 ये ऐसे देश है, एक कनाडा और दूसरा बांग्लादेश, जो हिंदुओं की प्रताड़ना पर कोई एक्शन लेता दिखाई नहीं दे रहा और उल्टा जुबानी जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं
नहीं है, लेकिन इन सब झगड़ों के बीच में कौन पिस रहा है तो वो है हिंदू समुदाय, या यूं कहें कि अल्पसंख्यक समुदाय पिसता नजर आ रहा है इन देशों में। ऐसे में इनकी हरकतों को देख करके भारत ने भी कमर कस ली है और अब ये जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे अपना भारत भी जवाब देगा। इसीलिए नए से नए और बड़े से बड़े फैसले लेता दिखाई दे रहा है अपना भारत और भारत की मोदी सरकार। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या सुझाव होगी, वो कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं या वो कौन सा तरीका हो सकता है कि कनाडाई ट्रूडो को भारत 2 पल में झुका सके? ऐसी कौन सी चीज है जिस पर बैन लगा दे अपना भारत तो कनाडा को घुटने पर आना ही पड़ जाए? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच गहरी हो रही है दोस्ती। व्लादिमीर पुतिन ने रणनीतिक साझेदारी संधि पर कर दिए हस्ताक्षर। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ देश की रणनीतिक साझेदारी पर एक संधि पर हस्ताक्षर किया। शनिवार को प्रकाशित एक आदेश के मुताबिक संधि में आपसी रक्षा प्रावधान भी शामिल है। दरअसल जून में प्योंगयांग में शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते में सशस्त्र हमले की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने का आह्वान किया गया है। रशिया के उच्च सदन ने इस हफ्ते संधि की पुष्टि की, जबकि निचले सदन ने पिछले महीने इसका समर्थन किया था। दोनों सदनों से मंजूरी के बाद अब यह समझौता कानून बन चुका है। इसे रशिया ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। ये संधि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देती है, क्योंकि रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। साथ ही साथ आपको बता दें, स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्लीन स्वीप। एरिजोना में भी दी कमला हैरिस को शिकस्त। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माने जाने वाले एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर ली है। एरिजोना को एक प्रमुख स्विंग राज्य माना जाता है। इसके साथ ही 11 इलेक्टोरल वोट जोड़ने के बाद ट्रंप का कुल इलेक्टोरल कॉलेज मतों का आंकड़ा 312 तक पहुंच गया है, जो कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के 226 मतों से काफी आगे है। बीते 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप बाइडेन से मामूली अंतर से हार गए थे। हालांकि इस बार ट्रंप की इस जीत ने न केवल रिपब्लिकन के लिए इसे फिर से मजबूत किया, बल्कि इसमें हिस्पैनिक और श्रमिक वर्ग के मतदाताओं में उनकी बढ़ती अपील को भी दर्शाता है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों लोगों को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनको कैबिनेट में अब जगह नहीं देंगे। जो आपका सवाल था दोस्तों पिछले वीडियो में कि इन दोनों का क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, क्या फिर ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करेंगे? तो आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा कर दिया है कि 2025 में व्हाइट हाउस में वापसी के बाद वे अपने नए प्रशासन में पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को शामिल नहीं करेंगे। जी हाँ, ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीओपी नामांकन में प्रतिस्पर्धा करने और MAGA समर्थकों के बीच असहमति के कारण वे हेली और पोम्पियो को अपने भविष्य के प्रशासन में शामिल करने का इरादा नहीं रखते। डोनाल्ड ट्रंप की यह घोषणा उनकी दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की जीत के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराया। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, जम्मू कश्मीर से जहां श्रीनगर में मुठभेड़ 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे होने की आशंका, साथ ही सोपोर में एक दहशतगर्द को भी कर दिया ढेर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। सोपोर में 24 घंटे से भी कम समय में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। वहीं श्रीनगर जिले में भी मुठभेड़ शुरू हो गई है। श्रीनगर के हरवान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ चल रही है। माना यह जा रहा है कि 2-3 आतंकवादी छिपे हुए हैं और ऑपरेशन जारी है। रामपुरा राजपुरा के जंगलों में शनिवार शाम को मारे गए आतंकी की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये दहशतगर्द बांदीपोरा में 2 दिन पहले मारे गए पाकिस्तानी आतंकी का साथी है, जो मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था। वहीं बता दें, वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद होना चाहिए। जी हाँ, जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का सबसे बड़ा बयान दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ओडिशा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि जेपीसी गठन के बाद से कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर दावों के नोटिस में 38% की बढ़ोतरी हुई है। जेपीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर वक्फ के मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जेपीसी के सदस्य ब्रजलाल ने कहा कि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद होना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, उत्तरी बेरूत में इजराइल के हवाई हमले, 20 की मौत। जी हाँ, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली सेना ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तरी क्षेत्र में हवाई हमले किए। इन हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमला उत्तरी बेरूत के आल-मात गांव में हुआ, जिसमें 20 लोग मारे गए हैं जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान ने
3000 सिख श्रद्धालुओं को जारी कर दिया वीजा। गुरु नानक देव के जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। जी हां, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने भारत के 3000 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया है। ये श्रद्धालु पाकिस्तान में 14 से 23 नवंबर के बीच आयोजित किए जा रहे गुरु नानक देव जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, अमित शाह ने सीएम चेहरे को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। कह दिया है कि अभी हमारे सीएम एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान उन्होंने शरद पवार पर भी निशाना साधा। अमित शाह जी ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार हम मुख्यमंत्री चुनने के लिए शरद पवार को मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार को झूठी कहानियां बनाने की आदत है, लेकिन इस बार उनकी कहानियां काम नहीं करेंगी। बीजेपी ने किसानों का कर्ज भी माफ करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने की भी घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में 25 लाख नई नौकरियों का भी वादा किया गया है। राज्य में स्किल सेंटर्स खोलने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी ने वृद्धा पेंशन 2100 रुपए प्रति महीने करने का भी वादा किया है। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स के माध्यम से। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।